तुम्हारे साथ कितने बच्चे हैं? 3 लोग हो, भाई बहन हो सब लोग? वो भाई है, तुम दोनों बहन? नहीं, सेव पूरी खाना है। सेव पूरी दीजिएगा भैया। डबल बीन्स क्या है? वो जैसे राजमा होता है ना, उससे थोड़ा बड़े साइज़ का होगा। पता नहीं, हम यहीं पे देख रहे हैं। किडनी बीन्स होता है ना राजमा, उसी तरह से ये क्या बनेगा इसका। है भी तो सीधे बड़ा पैकेट, छोटा पैकेट होता है। देखिए इसका छोटा पैकेट हो तो ट्राई करें। अब चले। शैम्पू खोजो, ब्लैक सनसिल्क 5 स्पाइसेस के नाम। तो फाइनली 11 दिन बाद मैं अपने घर आ गई हूँ। और सही कहा गया है कि आप पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जन्नत वाली फीलिंग अपने घर आकर के ही होती है। तो मेरे घर से आपका सभी का स्वागत है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे इस ब्लॉग में, मेरे इस परिवार में आपका पूरे दिल से स्वागत है। तो आज की ब्लॉग में बहुत सारी खास चीज़ें हैं। घर वापस आने के बाद 10 दिन जब घर बंद रहता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, कैसे उनका सॉल्यूशन निकालना होता है, पैकिंग से ज़्यादा टफ काम जो होता है ना, अनपैकिंग क्यों होता है, और मंथली शॉपिंग जो महीने का सामान हम घर पे लाते हैं उसको जब हम ख़रीदते हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं और आज क्या क्या मैंने ख़रीदारी की है, ये सारी चीज़ें मैं आज की ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ कुछ और भी बातें करेंगे। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग को देख करके। और अगर आपने मेरी मैरिज एनिवर्सरी वाली ब्लॉग नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर उस ब्लॉग को देखिएगा। उससे आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। ये हाथ पैर दुखते ना, हम इसमें निकालते हैं झाड़ू से। हाँ। ये पेट दुखने का हमारा ऊपर नजर हुआ तो हम वो हरे लाल मिर्ची से, हाँ। नमक से निकालते नज़र, हैं। नमक से हाँ नज़र उतारते हैं। जाओ। तो चलते चलते जर्नी हो गई ख़त्म क्योंकि हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन, अपने घर। और ये है हुबली रेलवे स्टेशन जहां हम पहुंचे सुबह के 6 बजे। तो नॉर्थ हो या साउथ हो, अभी हर जगह मौसम हल्का ठंडा हो ही गया है। यहाँ भी बारिश हो रही थी इसीलिए मौसम ठंडा था और जिसका अंदाज़ा मुझे पहले ही लग गया था। इसलिए मैंने अपने कैरी बैग में एक स्वेट शर्ट, एक शॉल, इनका ब्लेज़र, सारी चीज़ें रख ली थी क्योंकि मॉर्निंग में जब हम ट्रेन से निकलेंगे तो मौसम ठंडा होगा तो उसका असर हमारी तबीयत पे पड़ सकता है, खासकर सर्दी खांसी होने का डर होता है। तो हमने वो सारी चीज़ें पहन ली ताकि अंदर और बाहर का जो इन्वायरमेंट का फ़र्क है उससे हमारे शरीर पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। और सुबह सुबह हल्का अंधेरा था, बहुत ही आलस भी आ रहा था इतनी सुबह पहुँचने पर। और हम लोग सुबह सुबह स्टेशन पहुँचे और बस ये लग रहा था अब किसी तरह घर पहुँचें और अपने घर पे जाकर के सोएं। आप दुनिया में कितनी भी जगह घूम लो, कितने भी अच्छे 5 स्टार होटल में कहीं भी रह लो, असली जो होती है ना चैन की नींद, वो घर पहुंच के भी आती है। लेकिन मेरा चैन तो अभी भी दूर ही था क्योंकि घर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा काम होता है अनपैकिंग करना। तो जितने लगेज हम ले गए थे उनको मैंने अलग अलग, हालांकि सेपरेट पैक किया था। धुले हुए कपड़े एक में पैक किए थे, गंदे कपड़े एक जगह पैक किए थे, ऊनी कपड़े एक जगह पैक किए थे, यानी 3 सूटकेस था। लेकिन तब भी अनपैकिंग करना एक लंबा टास्क हो जाता है। तो मैंने आते ही थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद सोचा पहले अनपैकिंग का काम कर लूँ क्योंकि यहाँ हल्की बारिश भी हो रही है। तो अगर धुलने का कार्यक्रम शुरू भी करना होगा तो थोड़ा थोड़ा करके धुलना होगा क्योंकि सारे कपड़े एक साथ सूखेंगे नहीं। ऊनी कपड़े को अलग ईजी में धुलना होगा, बाहर के जो स्पेशल कपड़े थे वो भी अलग ईजी में धुलना होगा। ये एक क्रिसमस ट्री है, मुझे वो जो मेरी फैमिली है ना बिलासपुर में, उनकी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया, कागज़ का हैंडमेड बना हुआ, बहुत ही सुंदर है। मैंने इसको अपने डेकोर आइटम वाले अलमारी में लगा दिया। इसके बाद सारे कपड़े निकाल लिए, छांटे कौन कौन से कपड़े हैं जो एक बार भी नहीं पहन पाए, मेरा बेटा नहीं पहना या मैं नहीं पहन पाई, वो बिल्कुल वैसे ही रखे रह गए, उनको अलग कर लिया। धोबी को धुलने के लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए जो कपड़े देने थे वो अलग कर लिया। जो धुले हुए कपड़े थे उसे प्रेस करने के लिए देना था, उसको अलग सेक्शन बांट लिए और गंदे कपड़े तो अलग निकाल ही लिए थे। तो ओवरऑल जब हम कहीं जर्नी करने जाते हैं ना तो पैकिंग तो टफ़ काम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के रखनी पड़ती हैं अगर आपको कई जगह जर्नी करने जाना है तो। लेकिन घर लौट के आने के बाद अनपैकिंग एक अलग ही टास्क हो जाता है और जब तक प्रॉपर तरीके से अनपैकिंग करके सारी चीज़ें ना सेट कर लो, दिमाग इस तरह से रिलैक्स नहीं होता है।
तो आपको ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, कहीं जाने के समय पैकिंग करना या लौट के आने के समय अनपैकिंग करना? ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या पता मेरे और आपकी सोच एक ही जैसी हो। तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने ये व्यूज़ मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल मेरा अनपैकिंग का काम चला पूरे दिन। और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे लंबा ब्रेक हो जाता है बच्चों की पढ़ाई का। और मैं हूँ अपने बेटे की ट्यूशन टीचर और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने सारे काम ख़त्म करके मैंने सोचा पहले उसको 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, ताकि पिछला जो छूटा है उसको धीरे धीरे करके कवर अप करा दूँ। क्योंकि छुट्टी में क्या होता है, बच्चों की लाख भी कोशिश करूँ उनका पढ़ने का मन होता नहीं है। और ठीक भी है, 10 दिन का एक ब्रेक हो जाता है तो बच्चे ज़्यादा एंथू से पढ़ते हैं। तो मैंने उसको सारे सब्जेक्ट्स का एक पीछे का लेसन और एक आगे का लेसन पढ़ा दिया। पीछे का वो इसलिए क्योंकि छूट गया होगा, आगे का इसलिए ताकि स्कूल में जब आगे पढ़ाया जाए तो उसको इंटरेस्ट आए। तो जनरली मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमेशा उसको एक लेसन आगे ही रखती हूँ पढ़ा करके, ताकि स्कूल में पढ़ाई के समय उसको उस सब्जेक्ट में, उस लेसन में उसका इंटरेस्ट बना रहे। क्वेश्चन आंसर उससे पहले राउंड में खुद सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद मैं उसकी हेल्प करती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों की सेल्फ स्टडी की आदत पड़ जाती है। अगर पूरी तरह से आप उनको पढ़ाने लगेंगे तो बच्चे सेल्फ से पढ़ना शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो शुरू का सेशन इसका सेल्फ स्टडी का होता है, उसके बाद मैं उसका कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। पहले रीडिंग उससे करवाती हूँ, क्वेश्चन आंसर उससे सर्च करवाती हूँ। आप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना प्रेफर करते हैं ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि ना बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर सारी चीज़ें हम कर देंगे ना तो उनका ये दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो कि मैं अपने अक्सर किड्स वाले ब्लॉग में आपको बताती रहती हूँ। इसके बाद मन किया कुछ चुरमुरे खाने का, तो मैंने बनाया प्याज के पकौड़े, लेकिन मैंने बिना बेसन के प्याज के पकौड़े बनाए। तो 5 प्याज लिया, उसको छिल लिया, लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया और बेसन की जगह उसमें मिलाया मैंने 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा और साथ ही साथ इसमें मिलाया अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच चावल का आटा क्योंकि इससे पकौड़े बहुत कुरकुरे बनते हैं, आधा चम्मच अजवाइन जिससे पकौड़े से एसिडिटी नहीं बनती है, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें ढेर सारा धनिया का पत्ती मिलाया और पानी डाल करके इसको तैयार कर लिया। प्याज के पकौड़े ज़्यादातर लोग बेसन डाल के ही बनाते, लेकिन ये जो आटे वाला प्याज का पकौड़ा है ना, ये बहुत सूंधा लगता है। इसके बाद कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया तेल और छोटे छोटे पकौड़े उसमें डाल दिए। और जब तक पकौड़े लाल हो रहे थे, मीडियम फ्लेम पे लाल किया, तब तक फटाफट से ग्रीन चटनी पीस ली और गर्मा गर्म चाय के साथ खाया तो आधी थकान तो वैसे ही मिट गई। कितनी भी जगह होटल रेस्टोरेंट में आप खाना खा लो, वो एक दिन ही अच्छा लगता है। असली में पेट जो है ना वो घर के खाने से ही भरता है। इसके बाद दिन के खाने में बनाया मटर का निमोना या मटर का कीमा। मटर को पीस के भून लिया, साथ में आलू भून लिया। एक तरफ कुकर में तेल डाला, तड़का दिया और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर पीस के पेस्ट डाल दिया। मसालों में डाला धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और नमक डाल करके मसाले को खूब अच्छे से भून लिया। और इसके बाद जो भुना हुआ मटर और आलू था वो डाला, इसमें पानी डाला और 2 सीटी लगा दी। इसे यूपी में निमोना कहते हैं और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी फुल रेसिपी आपके लिए शेयर की हुई है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी। तो फिलहाल निमोना भी तैयार हो गया, खाना भी तैयार हो गया, बेटे को ट्यूशन भी पढ़ा दिया और आधा अधूरा अनपैकिंग भी कर लिया। काम तो अभी भी बचा हुआ था और ये मसाले की खुशबू आ रही थी तो लग रहा था कब जल्दी से खाना खाने बैठें। और थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया क्योंकि रात में ये जो निमोना है ना, ये पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। कुछ सब्ज़ी जो जाड़े में होती है ना वो बासी बहुत अच्छी लगती है, उनमें से एक सब्ज़ी होती है ये निमोना। फिर आई शाम को एनर्जी बूस्टर और 10 जगह से जर्नी करके आए तो ये बहुत ही ज़रूरी है हर्बल कॉफ़ी, जिसमें मैं मिलाती हूँ तुलसी पत्ता, अदरक, लौंग, अजवाइन, दालचीनी और उबल जाने के बाद इसमें 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच कॉफ़ी मिला के उबाल करके इसको पीती हूँ। अपने बेटे को भी पिलाया, क्योंकि आप जब जिस जगह से एक्सपोज़र लेकर के आते हैं ना तो ये आपको बीमारियों से, सर्दी, खांसी और कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। मेरे लिए तो ये डेली रूटीन है, लेकिन फिर भी मैंने इसे आप लोगों से कई बार ये शेयर किया हुआ। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है और किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। इसके बाद मेरे जो हाउसमेड हैं
वो आई, उन्होंने बताया कि जब आप 10 जगह से जर्नी करके आते हो ना तो नज़र भी लग जाती है, कहीं गलत रास्ते पे चले जाते हो, खासकर बच्चों को नज़र लगती है। तो उससे उन्होंने नज़र उतारने का एक नया तरीका मुझे बताया कि घर के झाड़ू से इस तरह से नज़र उतारा जाता है तो बच्चों को पेट दर्द नहीं होता है, बदन दर्द नहीं होता है। जनरली हम लोग नमक से या तेल की बत्ती से या फिर लाल मिर्ची सरसों से नज़र उतारते हैं, पर साउथ में एकदम मुझे अलग तरह का नज़र उतारने का तरीका दिखा। इसके बाद शाम को निकल गए हम मंथली ख़रीदारी करने, महीने के सामान की ख़रीदारी करने के लिए। और बहुत बुरी तरह से मैं थक गई थी तो पहले सोचा कुछ और खा लेते हैं, तो गोलगप्पा मेरा फेवरेट है। वहाँ पहुँचे तो ये बच्चे वहाँ भीख मांग रहे थे, तो हमने पूछा कि भीख तो नहीं देंगे हम, क्योंकि सब अच्छे घर के दिख रहे थे, तो आप ना कुछ खा लो, आपको क्या खाने का मन है। तो इन्हें बताया सेव पूड़ी खाना यहाँ का बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने इन बच्चों को खिला दिया। मुझे लगता है इस बारे में ना सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग भिखारियों को भीख देना प्रेफर करते हैं, हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कई बच्चे जो है ना पैसे का मिसयूज कर लेते हैं। तो हम उन्हें खिला देते हैं जो भी, या उन्हें पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दिला देते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरी कर देते हैं, बजाय ये कि उन्हें पैसे दें। और पैसे हो सकता है कोई और उनसे भीख मंगवा रहा हो, तो उनके इस्तेमाल में वैसे भी वो भीख नहीं आएगा, ये भी सोच के कर लेते। उसके बाद हमने चाट खाया, रगड़ा चाट खाया, और फिर हम निकल गए रिलायंस मॉल और मंथली शॉपिंग करने। हमारा फेवरेट होता है मल्टीग्रेन आटा, तो पहले मल्टीग्रेन आटा, चावल, चीनी, इडली मिक्स, डोसा मिक्स, सांभर मसाला, मतलब मेरा ना सेक्शन वाइज होता है। मैं पर्ची में वो लिख के जाती हूँ कि मेरे घर में क्या क्या सामान है, ताकि वो सामान रिपीट ना हो जाए। और सेक्शन वाइज पहले बाथरूम की यूटिलिटी आइटम जितने होते हैं, उसके बाद नाश्ते का आइटम, उसके बाद मसाले का आइटम, इसके बाद अनाज का आइटम, और इस तरह से सेक्शन वाइज लेते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एरिया होता है मेरा मसाले का, क्योंकि मसाले जो होते हैं ना मेरे बड़े फेवरेट होते हैं, तो लगता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, और वही छाँट के ले लेती कि क्या क्या मसाले मेरे पास हैं। और इसमें मैंने अपने बेटे को एक टास्क भी दिया कि मुझे 5 स्पाइसेस के नाम हिंदी और इंग्लिश में इसमें से पढ़ के लर्न करके सुनाओ, तो वो इसी में बिजी था। इसी तरह से 5 ग्रेन्स के नाम उसको हिंदी और इंग्लिश में रटने के लिए दिए, तो वो उस एरिया में जा कर के देख रहा था, और वो इसमें बिजी था। और मेरी शॉपिंग बड़ी इजीली हो गई, हम दोनों ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने बड़ी इजीली शॉपिंग कर ली, और सोच के सारी चीज़ें ली। इडली मिक्स, डोसा मिक्स, मसाले लिए, और मुझे ना घर वाले चिप्स खोज रही थी मैं, मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें यूनिक दिखी जो साउथ में यूनिक होती हैं। एक होता है डबल बीन्स करके, जैसे हम राजमा बीन्स बोलते हैं ना, जिसे किडनी बीन्स कहते हैं, राजमा जिसे कहते हैं, पर यहाँ एक डबल बीन्स के नाम पे कुछ मिल रहा था। वो एक पैकेट लेके आई हूँ, ट्राई करूँगी, अगर कुछ अच्छा सा बन जाएगा तो आपसे उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मंथली शॉपिंग करते समय आप किन बातों का ध्यान रखती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले तो हम लोग जनरल स्टोर से सामान मंगाते थे तो पर्ची बनाते थे, अब क्या है सारा सामान सामने ही दिखता है तो अपने अकॉर्डिंग छांट के ले लेते हैं। पर पता नहीं क्या ये होता है कि अगर आप जितना बजट सोच के जाते हो उससे 1000 ऊपर ही बजट चला जाता है, क्योंकि सारे सामान दिखते हैं तो लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, और इस कारण कई सामान जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए मैं ना पर्ची में ये लिख के जाती हूँ कि मेरे पास सामान क्या क्या है। ये देखिए, ये है डबल बीन्स, मैंने ले तो लिया, बना के ज़रूर ट्राई करूँगी। सोयाबीन बड़ी ली जो कि मेरा बिल्कुल बहुत फेवरेट है, इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैंने बिरयानी का लिक्विड भी लिया है, और मैंने आपसे इसकी बिरयानी की रेसिपी शेयर भी की है, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद छोटी इलायची मिल गई जो बहुत टाइम से यहाँ मिल नहीं रही थी मुझे, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च। तो इस तरह से मेरा ऑलमोस्ट सारा सेक्शन कवर हो गया। पूजा का सामान अलग से लिया, और हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए चावल को लेकर, क्योंकि चावल के दाने पैक्ड में समझ नहीं आ रहा था। सही चावल पहचानने का एक तरीका होता है कि आप मुट्ठी में लेते हैं, उसे फूंकते हैं और फिर खोल के देखते हैं, अगर उसमें खुशबू आ रही है तो वो चावल बहुत अच्छा है, खुशबूदार चावल है। चूँकि ये सारे चावल पैक थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लें। प्राइस रेट तो एक अलग चीज़ है, बट चावल को ये साउथ में ना बिल्कुल अलग नाम के चावल भी थे। तो फिर मुझे खुले हुए चावल दिखे, मैं वहाँ पर गई, मैंने उसी तरह से फिर चेक किया, मुट्ठी में डाला एक मुट्ठी चावल, उसको बाहर से फूंक मारा और खुशबू लेकर के देखा, तो फाइनली एक चावल कोल्लम चावल था, वो पसंद आ गया। पैक्ड वाले तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, और ये जो बिरयानी वाले चावल थे ये डेली बेसिस पे हम यूज़ नहीं कर सकते, पेट नहीं भरता है उससे। तो ये खुले वाले जो चावल थे वहाँ से लिया हमने। सबसे मुश्किल टाइम हो जाता है यही अनाज वाला जो सेक्शन होता है ना, इसमें टाइम लग जाता है सारी चीज़ों को, और ऊपर से नई जगह, नया मार्केट, नए प्रोडक्ट, नए नाम, सारी चीज़ें समझने में बहुत समय लगता है। मुझे तो लगता है ना आजकल मैं हर चीज़ का पर्यायवाची शब्द याद कर रही हूँ, सब्जियों के नाम भी बिल्कुल अलग हैं। और अब मेरे बेटा जो है वो पूरी तरह से सारी चीज़ें लर्न करके आ चुका था, अब वो भी मेरी हेल्प करने में जुट गया। मम्मा को कौन सा शैम्पू पसंद है, मैं एक ही शैम्पू लगाती हूँ, एक ही टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, मैं ब्रांड में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है आप अपने दांतों, अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करना चाहिए। फिर नेल पॉलिश देखने का मन किया, पर हालांकि कोई पसंद नहीं आया, और इस तरह से बाथरूम यूटिलिटी भी आइटम भी हो गए और शॉपिंग हो गई।